हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज का टॉपिक है प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, भारतीय इतिहास एंड कला संस्कृति अर्थात इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, द सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? ऑप्शन ए, बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। ऑप्शन बी, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। सी, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य। डी, राजस्थान में एक किला। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ था बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। ऑप्शन हमारा ये सही है, बाकी सब गलत है। अब इसके बारे में डिस्कस करें। नवपाषाण स्थल क्या था कि नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है? नवपाषाण जो स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राज आदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? अर्थात सबसे पहले इसको किसने पढ़ा? जॉर्ज बोहर ने, जेम्स प्रिंसेप्स ने, मैक्स मुलर ने या विलियम जोन्स ने? पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसको पढ़ने का जो प्रयास किया था सम्राट अशोक के राज्यादेश को, सबसे पहले किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप्स ने। अब जेम्स प्रिंसेप्स कौन था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था और इसने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सबसे पहले उपयोग अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्न वासवदत्ता, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और रत्नावली। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो प्रेम कहानी है, शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी का जो वर्णन मिलता है वो हमें मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। अर्थात ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, बाकी तीनों गलत है। अब देखिएगा, मालविकाग्निमित्रम जो है वो कालिदास का एक नाटक है। इसमें क्या होता है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी और उनके विवाह का वर्णन मिलता है। अब कालिदास क्या होते हैं कि संस्कृत के एक महान कवि थे और इन्होंने कुछ नाटक लिखे। इनके कुछ नाटक हैं कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्यस्यम और मालविकाग्निमित्रम। ये इनके नाटक हैं कालिदास के। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम और इनके खंड काव्य हैं मेघदूत और ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें क्या देखना है? असत्य कथन को फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। सेकंड ऑप्शन, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। थर्ड, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। डी ऑप्शन, रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती। सही बात है कि प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी या पुरातत्व कहते हैं। सेकंड ऑप्शन, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये बात भी हमारी
सही है। थर्ड ऑप्शन, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। भारत में कागज की मुद्रा का चलन नहीं था। भारत में धातु मुद्रा का चलन था, अर्थात धातु सिक्के जैसे तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के का चलन था। डी ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया कि रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। ये बात सही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्य आदेश जारी किए जाते थे। सेकंड ऑप्शन कि बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेखों बनवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज आदेश जारी किए जाते थे। और किस तरह के जारी किए जाते थे? ये सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक सूचनाएं देते थे, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। सेकंड, बौद्ध, जैन, वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। ये बात भी सही है, क्योंकि बौद्ध, जैन, वैष्णव हो या शैव आदि संप्रदायों ने अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभ भक्ति भाव से अभिलेख स्थापित किए, जैसे स्तंभों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर इन्होंने इन चीज़ों को अभिलेख बनवाए। थर्ड ऑप्शन, अर्थात ये भी हमारा सही होता है कि प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। ये बात भी सही है, परंतु इनमें पराजय और कमजोरी का कोई वर्णन नहीं मिलता। ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थात तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है? गुफा, मंदिर, कब्र या उपकरण? पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो महापाषाण या मेगालिथ किसे कहा जाता है? वो कब्र को कहा जाता है। क्यों 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 कहा जाता है? इसका कारण ये है कि कुछ दक्षिण भारत के कुछ लोग क्या करते हैं कि मृत व्यक्ति के शव के साथ क्या करते हैं, औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजों को उनकी कब्र के साथ रखते थे और इनके ऊपर क्या करते हैं, एक घेरा बनाते हैं और घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे और ऐसे स्मारक को ही महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनवाए जाते थे। सेकंड ऑप्शन है, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। पहले खुद से करने का प्रयास करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले खुद से करने का प्रयास कीजिए। अब फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनवाए जाते थे। ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे, ना कि ईंटों से विहार, इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण किया जाता था, इसलिए ऑप्शन ही करते हैं, क्योंकि पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण केंद्र नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी भारत में ईंटों के विहार का निर्माण किया था, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास और बाणभट्ट? पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? हमारे पाणिनि।
अब पाणिनि कौन थे कि 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है जो अष्टाध्यायी है, जिसको किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। सेकंड, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। थर्ड, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी एंड मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताने कि पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहले खुद से करने का प्रयास करें। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध के जो पूर्वजनों की कथाओं को हम क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं। ठीक है, और जातक कथा किस प्रकार की कथा है? एक लोक कथा है जो 5वीं और दूसरी सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है हमें। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। हमें पता है कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है, आर्थिक ग्रंथ नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। और जहाँ 2 है वहाँ पर ये भी गलत है और ये भी गलत है, ऑप्शन हमारा सही ये हो जाएगा। लेकिन हम थर्ड ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। थर्ड ऑप्शन, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन की जानकारी भी मिलती है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है, जिसको कहते हैं पैलियोग्राफी। सेकंड ऑप्शन, अभिलेख एंड प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या विद्या, पुरालेख विद्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट सेकंड, न तो 1 और न ही सेकंड। पहले खुद से करने का प्रयास करिए। अब स्टार्ट करते हैं कि इनका अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। नहीं, यह ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि अभिलेख के बारे में बात करें तो अभिलेखों की अध्ययन को क्या कहते हैं? हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं या पुरालेख विद्या कहते हैं, जिसको एपिग्राफी कहते हैं। यह ऑप्शन, अभिलेखों का अध्ययन पुरालिपि नहीं पुरालेख शास्त्र या विद्या कहलाता है, यह ऑप्शन हमारा इसलिए गलत होता है। सेकंड ऑप्शन, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र विद्या कहलाता है, यह ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी या पुरालेपि शास्त्र कहते हैं। अर्थात ये चीजें दोनों की अपोजिट दे दी। इसका ये होता और इसका ये होता, इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन हमारा डी सही है। यदि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।